हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th के साइंस के चैप्टर 5 का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए थे। इस चैप्टर में हम आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप देखेंगे। तो अगर आप पुरानी वीडियोस हमारी देखना चाहते हैं इसके पहले वाली की, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। वहाँ पे आपको 8th NCERT के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी आपके डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर लिए हैं, आप यहाँ पे पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या होता है। देखिए, आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी जंतुओं को सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे आरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ पे वन्य जो प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। उनको हम वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। अभ्यारण्य क्या है? अभ्यारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों एवं तो जंतुओं को मारना या शिकार करना निषेध होता है। तो अभ्यारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों तथा जंतुओं को मारना या शिकार करना तथा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध होता है। तो अभ्यारण्य स्थान आप समझ में आ गया। यहाँ पे प्राणियों और जंतुओं को मारना शिकार करना पूर्णतः निषिद्ध होता है। ठीक है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको फिर कानून की सजा दी जाती है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न का मतलब होता है ऐसे जीव जंतु जो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, जो एक्सटेंट होने के कगार पर है उनको संकटापन्न वन्य जंतु कहते हैं। जैसे काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बत्तख, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे प्राणी वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में से सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। क्योंकि ऐसे प्राणी जो है वो नष्ट होने वाले हैं, इसलिए इनको हम अभ्यारण्य में रखते हैं। वहाँ पे क्या होगा, ये स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकेंगे, अपना शिकार कर सकेंगे, और जो है इनको कोई खतरा नहीं रहेगा, और इस तरीके से अपना प्रजनन करेंगे और इनकी जो प्रजाति है वो संरक्षित रहेगी। ठीक है। भारतीय अभ्यारण्यों में अनूठे दृश्यभूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन और बड़ी नदियों, डेल्टा की झाड़ी भूमि इत्यादि, बुशलैंड आदि होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। चिड़ियाघर के बारे में आप जानते हैं, जहाँ पे कई सारे जानवर वगैरह रखे रहते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। देखो, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, मैंने आपको बताया था। एक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान वह विशाल आरक्षित क्षेत्र है होता है जहाँ पे पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण करने में पर्याप्त होता है। संपूर्ण मतलब पर्यावरण के जितने संगठक होते हैं, चाहे वो वहाँ के आदिवासी हों, जंगलों में रहने वाले, या जीव जंतु हों, वन हो, सभी का संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान में होता है। यहाँ पे वनस्पति जात मैंने आपको बताया, जो वनस्पतियाँ होती हैं, प्राणी जात यानी कि जो जीव जंतु होते हैं, दृश्य भूमि जो वहाँ पे गुफाएं और झील झरने इत्यादि जो भी होते हैं, और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण, सभी को हम राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का, यहाँ पे देखिएगा, भारत का प्रथम आरक्षित वन जो है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे सर्वोत्तम किस्म के सागौन यानी कि टीक जिन्हें हम कहते हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके यहाँ से मिल गए कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का प्रथम आरक्षित वन है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, और यहाँ पे सर्वोत्तम किस्म के क्या पाए जाते हैं, सागौन यानी कि टीक वृक्ष पाए जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखो, यहाँ पे जो राष्ट्रीय वन होते हैं ना, राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है, शिकार करना मना होता है। लेकिन कई सारे लोग जो है वो जो है वहाँ पे शिकार वगैरह करते हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास आवास यानी कि जो वहाँ पे पहले, बहुत पहले, प्राग ऐतिहासिक काल के, यानी कि इतिहास से भी पहले, प्राक ऐतिहासिक जो साक्ष्य वहाँ से मिले हैं, जहाँ पे आदि मानव रहते थे, वो अपना जीवन यापन करते थे। वहाँ पे 55 चट्टान आवास की पहचान की गई है। इन चट्टानों में, जैसे जो गुफाओं में रहते थे आदि मानव, वहाँ पे वो कुछ कलाकृति भी बनाते थे। कलाकृति जैसे शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, ये सब आदिवासी जो वहाँ पे जंगल में रहते थे, वो वहाँ पे इसको उन्होंने बनाया हुआ था गुफाओं में। प्राग ऐतिहासिक काल में, तो बहुत पुराने समय के वो बने हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, जो संकटापन्न जीव जंतु होते हैं, यानी कि जो एक्सटिंक्ट होने वाले थे, जो समाप्त होने वाली होती है, जिनकी प्रजातियां विलुप्त होने वाली रहती है, उनमें से एक आपका है बाघ। तो सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र भी वहाँ पर है, जहाँ पर बाघों के प्रोजेक्ट टाइगर, भारत सरकार ने क्या चलाया, प्रोजेक्ट टाइगर, किसके लिए चलाया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बाघों के संरक्षण के लिए चलाया गया है बाघ परियोजना। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर या इसे बाघ परियोजना कहते हैं, किसके लिए चलाया गया है, बाघों के संरक्षण के लिए। ठीक है, क्योंकि बाघों की जो प्रजाति है वो विलुप्त होने पर आई है। यहाँ पे देखिएगा,
यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाघ है, ठीक, ये आपका जंगली भैंसा है और ये आपका बारहसिंगा है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जाती है उन्हें हम संकटापन्न जंतु कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। और डायनासोर के विषय में अगर आप जानते हो, डायनासोर भी क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी धरती से समाप्त हो गए, वो विलुप्त हो गए। इस तरीके से अगर हम बाघों का, चीतों का और जो और भी जंगली जानवर हैं, हाथी वगैरह, इन सबका संरक्षण नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आपका जो यूपी में प्राइमरी भर्ती हुई थी 69,000, उसमें प्रश्न आया था, हुआ था यहाँ से, वो मैं आपको बताता हूँ क्या प्रश्न यहाँ से आया हुआ था, ठीक है। चलो, ये मैंने आपको बता दिया जो भी इंपॉर्टेंट थे। अब बात करते हैं पारितंत्र की। तो ये किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीव, अजैविक घटक जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। देखो, ये आपको देखने में बहुत ही ईजी लगेगा पारितंत्र, लेकिन जब यही क्वेश्चन जो है ऑप्शन के साथ आते हैं तो फिर आप उसमें कन्फ्यूज हो जाते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसलिए आपको एक एक चीज़ों का यहाँ पर ध्यान से देखना है। जैसे किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, अजैव घटक, ठीक है, जैविक और अजैविक घटक भी दोनों, जैसे जलवायु, भूमि, नदी, मिट्टी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से हम पारितंत्र कहते हैं। इसमें से ऐसे ऑप्शन दे देगा कौन सा पारितंत्र में नहीं है, तो आप ये सारे आंसर अगर नहीं जानते रहोगे तो आप गड़बड़ कर दोगे। इसलिए आपको सभी पॉइंट्स को नोट कर लेना, अच्छे से हाईलाइट कर लेना, ये चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। चलो, पारितंत्र समझ के आगे चलते हैं। अब ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन आया था यूपी की प्राइमरी भर्ती में जो हुई थी उसमें ये आया था 69,000 में, रेड डाटा बुक से संबंधित। तो रेड डाटा बुक होता क्या है, जो भी मैंने आपको संकटापन्न जीव जंतु बताए, यानी कि जो एक्सटिंक्ट होने वाले, जो समाप्त होने वाले, विलुप्त होने वाले जो प्रजातियां हैं, उन्हीं का डाटा इसमें रखा जाता है। तो रेड डाटा बुक क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसको नोट कर लीजिएगा। वह पुस्तक जिसमें किसी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, पौधों, जंतुओं एवं अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक पुस्तकें होती है। तो जैसे मान लो पौधे, कोई पौधा ऐसा है जो नष्ट होने वाला है, विलुप्त होने वाला है, उसको भी रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। जंतुओं के लिए भी होता है और अन्य स्पीसीज के लिए भी रेड डाटा बुक बनाई जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रवास का मतलब जो है जहाँ पे रहते हैं उनके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। देखो, प्रवासी क्या होते हैं, प्रवासी पक्षी, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे मौसम होते हैं जिनमें कई पक्षी हैं जो बाहर से आते हैं, तो उनको हम प्रवासी पक्षी बोलते हैं। वो सिर्फ किसी मौसम में बाहर से आते हैं फिर चले जाते हैं। तो देखो, ये पक्षी संसार के अन्य भागों को छोड़कर यहाँ आते हैं, ठीक है, कहीं और बाहर से यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण। जैसे हमारे यहाँ समय का परिवर्तन होता रहता है, मौसम बदलता रहता है, जलवायु बदलती रहती है, तो जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी जो होता है प्रत्येक वर्ष दूसरे क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर यहाँ आते हैं, यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान समय जीवन यापन हेतु अनुकूलन नहीं होता है। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। आप ये समझ गए होंगे, और आपने ऐसे अपने आसपास भी देखा होगा, कई सारे पक्षी आते हैं, ठीक है। अब आते हैं कागज का पुनर्चक्रण। रिसाइकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सभी चीज़ों को हमें रिसाइकल करना चाहिए, नहीं तो प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से 17 वृक्षों को काटना पड़ता है, ठीक है, ये डाटा है, इसको ध्यान रखिएगा। कागज का 5-7 बार तक पुनर्चक्रण हम कर सकते हैं। जैसे एक बार कागज को यूज कर लिए तो उसको रिसाइकिल करके 5 से 7 बार तक उसका यूज किया जा सकता है। चलो आगे देखते हैं। हम लोगों को कागज की बचत करनी चाहिए, जिससे कागज का जो है पुनर्चक्रण हो सके और वृक्षों की कटाई कम हो सके, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। पुनर्वनरोपण क्या होता है। देखो, जैसे वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है, वनों की कटाई, तो उसका रिवर्स प्रोसेस क्या है। जैसे वनों को काट दोगे तो नुकसान होगा, तो उसकी भरपाई कैसे होगी, तो आपको वनों को फिर से लगाना चाहिए। इसको कहते हैं पुनर्वनोरोपण, ठीक है, यानी को जैसे आप पेड़ है, पेड़ को काट दिए तो फिर से आप पेड़ लगाओ, ठीक है, जितने पेड़ आप काटते हो उतने पेड़ आपको कम से कम लगाने ही चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो, यही सब चीज़ें इसमें हैं और कुछ खास यहाँ पे है नहीं। जैसे कि भारत सरकार ने वनों की कटाई के लिए यहाँ पे एक अधिनियम बनाया है, ठीक है, भारत वन संरक्षण अधिनियम बनाया है भारत सरकार ने, ठीक है। चलो, यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब मैं यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है।